नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। 2047 तक बनेगी अमृत पीढ़ी, हर बड़े शहर में खुलेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कोऑप कुंभ 2025 के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने युवाओं और निम्न वर्ग को सशक्त करने का किया आह्वान। कहा, आम आदमी के सपनों को पंख देंगे बैंक। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आतंकियों को वीवीआईपी सुविधा दिए जाने पर चौतरफा हंगामा। भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। शहजाद पूनावाला ने कहा, जहां एक तरफ एनडीए सरकार आतंकियों का कर रही है सफाया, वहीं कांग्रेस जिहादियों को दे रही है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। 2 दिनों में 2 बड़ी आतंकी साजिशें नाकाम। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में फरीदाबाद से आतंकी गिरफ्तार। घर से 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ बरामद। अमोनियम नाइट्रेट होने की आशंका। चुनाव आयोग ने की बिहार में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी। मतदान स्थलों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात। 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन होगा अनिवार्य। सीएम ने कहा, यह कदम नागरिकों में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और गौरव की भावना को करेगा प्रेरित। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की आधिकारिक यात्रा के दौरान ऐतिहासिक सेंट माइकल किले का दौरा किया। ये किला अंगोला की राजधानी लुआंडा में स्थित है और देश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने विजिटर्स बुक में भी हस्ताक्षर किए। सेंट माइकल का किला पुर्तगाली उपनिवेश काल में बनाया गया था। अब यह किला अंगोला के राष्ट्रीय सैन्य इतिहास का संग्रहालय है। इससे पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को लुआंडा अंगोला में एंटोनियो ऑगस्टिनो नेटो स्मारक का दौरा किया। उन्होंने ऑगस्टिनो नेटो के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। ऑगस्टिनो अंगोला के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अंगोला की स्वतंत्रता संग्राम में अंगोला की मुक्ति के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेटो देश के लोकप्रिय कवि और लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं और अंगोला के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के सहकारी संगठनों, शहरी सहकारी बैंकों और विभिन्न सहकारिता संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जहां सहकारिता क्षेत्रों के भविष्य और विकास पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आईसीए ने वैश्विक रैंकिंग में अमूल को पहला और इफ्को को दूसरा स्थान दिया है, जो देश के सहकारिता आंदोलन की सफलता को दर्शाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकार डीजी लोन लॉन्च किया गया है, जिससे सहकारी बैंकों की भूमिका मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ना जरूरी है और इसमें आईटी और एआई तकनीक का उपयोग बढ़ाकर कामकाज को और आधुनिक बनाया जाएगा। सहकार डीजी पे और सरकार डीजी लोन, ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी
यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के एमबीए तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी, जिसमें सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और एआई आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागालैंड के कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भाग ले रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि नागालैंड की ही धरती पर पहला सम्मेलन हुआ था और आज 22वां सम्मेलन भी इसी धरती पर हो रहा है। मैं नागालैंड सीपीए जोन 3 में आप सबका इस जीवंत धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि सीपीए जोन का पहला सम्मेलन भी नागालैंड में हुआ था और आज 21वां सम्मेलन भी नागालैंड की धरती पर हो रहा है। कर्नाटक बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा हाई सिक्योरिटी वाली केंद्रीय जेल के वीडियो वाले मामले में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सभी एजेंसी और देश की सरकार आतंकियों का भंडाफोड़ करने का काम कर रही है। जहां एक तरफ आतंकियों पर लगातार सरकार और एजेंसियों द्वारा हमला किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिहादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने का काम कर रही है। जेल में बंद आतंकियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की सरकार कितने गंभीर और सजग तरीके से बिल्कुल अलर्ट होकर आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंक के प्रति और खास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहां पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में सीरियल रेपिस्ट और किलर उमेश रेड्डी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम बेटी बचाओ की बात करते हैं और कांग्रेस बलात्कारियों को वीआईपी बनाओ की बात करती है। उमेश रेड्डी एक कन्विक्टेड सीरियल रेपिस्ट है। सोचिए, हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी उमेश रेड्डी जैसे बलात्कारियों को वीआईपी बनाओ की मानसिकता से चलती है। पुलिस ने बताया है कि यह व्यक्ति कम से कम 18 मर्डर और 20 रेप के लिए जिम्मेदार है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि दिस मैन इज अ डेविल इन मैन्स गार्ब। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में एक समूह द्वारा नमाज करने का एक वीडियो सामने आया है। इसके बाद राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई और राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुरक्षा कर्मियों के पास कुछ लोगों को नमाज अता करते हुए देखा जा रहा है। भाजपा की कर्नाटक इकाई के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे से पूछा कि क्या सार्वजनिक स्थल पर नमाज अता करने वाले लोगों ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्व अनुमति प्राप्त की थी। बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल के अंदर ये अनुमति कैसे दी गई? क्या संवेदनशील क्षेत्र में ऐसी गतिविधि सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर चिंता का विषय नहीं है?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता यात्रा और वंदे मातरम के आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा ताकि हर नागरिक के मन में भारत माता और देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसलिए इसे हर जगह गाया और सुना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले तत्वों से भी सावधान रहने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धरती माता की उपासना का गीत है। वंदे मातरम हर भारतीय को प्रेरित करता रहा है। योगी ने कहा कि जब भी हमारी मातृभूमि के सम्मान पर आंच आए तो हमेशा उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। ये गीत धरती माता की उपासना का गीत है और भारत का ऋषि तो हमेशा कहता रहा है, हम सबका आह्वान करता रहा है, हर एक भारतीय का आह्वान करता रहा है और वह आह्वान रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। हम सबके संस्कार है, धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते अगर मां के सम्मान में कहीं कोई आंच आती है, एक पुत्र के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को वहां पर मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना है। इस कानून के तहत एक से अधिक विवाह करने पर 7 साल का कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही बहुविवाह की पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष मुआवजे की भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि यह विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कुछ छूट लागू हो सकती है। इसके साथ ही बहुविवाह के पीड़ितों को अपना जीवन जारी रखने में मदद करने के लिए एक समर्पित कोष भी स्थापित किया जाएगा। Cabinet has adopted a bill to prohibit polygamy in Assam. Polygamy will lead to 7 years of imprisonment, and there is a provision to compensate the victim women also in the bill itself. However, this will not apply to the scheduled tribe population of the state, and it will also not immediately apply in the 6 scheduled areas of the state of Assam. और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से एब्जॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद में एक एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके ठिकाने से 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ और हथियार बरामद किए गए हैं। इस प्रकरण पर और जानकारी के लिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार से बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक शख्स को गिरफ्तार किया।
और इसके पास से बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और हथियार बरामद हुए हैं। हमारे साथ फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता जी बातचीत करने के लिए हैं। सर, कितने दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया? कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई? क्या कुछ बरामदगी हुई? लगभग 10-12 दिन से हमारा और J&K पुलिस का एक जो है जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था टेरर मॉड्यूल के ऊपर, तो जिसके अंतर्गत जो है एक व्यक्ति पहले सहारनपुर से भी पकड़ा गया था, एक व्यक्ति यहाँ पे जो है डॉक्टर मुजम्मिल है जिसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, लगभग 8-10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, तो जिसके ऊपर डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन हमारी जो है जॉइंटली जारी थी। तो उसके अंदर कार्रवाई करते हुए जो है वो टीम्स ने हमारी यहाँ पे कॉन्ट्राबैंड जो लगभग 360 kgs के आसपास कॉन्ट्राबैंड है, जो 8 बड़े सूटकेस एंड 4 छोटे सूटकेस में सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है जो है जिसकी वजह से हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल वो पकड़ा है। इसके साथ साथ जो है टाइमर्स विद बैटरीज एंड अदर कॉन्ट्राबैंड है वो पकड़ा गया है। साथ ही जो है एक क्रिमकॉव असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्टेजेस, 2 एडिशनल जो है मैगजीन्स जो है ये पकड़े गए हैं और ये आगामी कार्रवाई जॉइंट ऑपरेशन है ये अभी जारी है। सर, इसने अपनी पूछताछ में क्या बताया कि सोर्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट क्या था? आखिर इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ क्यों रखा गया था? और ये हथियारों का सोर्स क्या था? क्या ये बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? देखिए, मैं इस वक्त जो है एक वृहद एक नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अभी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिनको जो अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं यही बताना चाहूँगा एक बड़ा नेटवर्क है जिसके ऊपर कार्रवाई आगे भी अभी जारी है। जम्मू कश्मीर से जिस तरह से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उनकी तरफ से क्या इनपुट था कि उसी के साथ का ये शख्स है जो कि फरीदाबाद में है और वो इस तरह से प्रोक्योर करके बैठा है इतना बड़ा? जो एक्यूज है ये J&K का ही रहने वाला है, पुलवामा एरिया का J&K का रहने वाला है। अब पिछले कुछ समय पे ये आया हुआ था यहाँ पे और ही वाज एम्प्लॉयड एज सीनियर जो है डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था और इस जॉइंट ऑपरेशन में डॉक्टर मुजम्मिल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार और 360 किलो करीब अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो हैं वो जानने की कोशिश कर रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ आखिर क्यों रखा गया था। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, फरीदाबाद। भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से थिम्पू में मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने सामाजिक सशक्तिकरण और भारत भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच गहरी मित्रता और बढ़ते सहयोग की सराहना की। भारत और भूटान के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारस्परिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भूटान के थिम्पू में महान बुद्ध दोरडेनमा की प्रतिमा का दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार इस वक्त भूटान दौरे पर हैं। शाक्य मुनि बुद्ध की भव्य प्रतिमा को भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंगमे वांगचुक की 60वीं जयंती के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। महान बुद्ध दोरडेनमा में 1 लाख से ज्यादा कांसे और सोने से बनी छोटी बुद्ध प्रतिमाएं हैं जो शांति और समृद्धि का प्रतीक हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का इस प्रतिष्ठित स्मारक का दौरा भारत और भूटान के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करता है। भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भूटान दौरे पर हैं। थिम्पू में स्थित भूटान और सकल राष्ट्रीय खुशी अध्ययन केंद्र GNH का दौरा किया। यहां डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और विभिन्न नागरिक समाज समूहों के सदस्यों के साथ काफी देर तक बैठक चली। GNH अध्ययन केंद्र में सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भूटान के सामाजिक संगठनों के अनुभवों, चिंताओं, समावेशिता एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रही पहलों को सुना और अपने अनुभव भी साझा किए। इस बातचीत में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देने के लिए साझा दृष्टिकोण की झलक दिखाई दी।
दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दंगों से जुड़े एक मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच को लेकर दिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने यह आदेश मोहम्मद इलियास नाम के व्यक्ति की याचिका पर दिया था, जिसमें दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इस आदेश को कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत मिली हिरासत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष न्यायालय ने अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा NSA के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अमृतपाल सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वो अमृतपाल सिंह की याचिका पर 6 हफ्तों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाए। फिलहाल अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर कॉलेज के छात्रों द्वारा वंदे मातरम गीत का गायन भी किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश की समृद्धि की ओर ले जाने और विकसित भारत बनाने में वंदे मातरम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं से वंदे मातरम को जन आंदोलन बनाने का भी आह्वान किया। वंदे मातरम 150 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का राष्ट्र चेतना की माध्यम बना था। तब देश में स्वराज्य के लिए लड़ाई हो रही थी, संघर्ष हो रही थी। आज देश को समृद्धि की ओर ले जाना है, विकसित भारत बनानी है। आज भी वंदे मातरम की उतना ही प्रासंगिकता है। भारत सरकार को मैं बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने सरकार की ओर से 150 साल की ये उत्सव मनाने के निर्णय किया और पूर्णांग 6 स्टांजा की पूर्णांग वंदे मातरम की गान की एक जन आंदोलन का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कवि अंदे श्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, अंदे श्री का निधन हमारे सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य में एक गहरा शून्य छोड़ गया है। उनके विचार तेलंगाना की आत्मा को प्रतिबिंबित करते थे। एक प्रखर कवि और विचारक, वो जनता की आवाज़ थे। उनके संघर्षों, आकांक्षाओं और अमर भावना को व्यक्त करते थे। उनके शब्दों में हृदय को झकझोरने, स्वरों को एकजुट करने और समाज की सामूहिक धड़कन को आकार देने की शक्ति थी। जिस तरह से उन्होंने सामाजिक चेतना को काव्यात्मक सौंदर्य के साथ मिश्रित किया, वो अद्भुत था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के दूसरे स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने बायो E3 नीति को मान्यता दी है, जिसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये नीति व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और सर्कुलर बायो इकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना शामिल है। India has already initiated herself into this process by way of the declaration of Bio E3 policy, and I must thank Prime Minister Modi for having encouraged us to do so and for having himself taken up the initiative to get through that policy in the cabinet and to get the acceptability of the government. Today it may not sound very much visible or real, but tomorrow at least the world will not have the opportunity to say that we are late beginners. We would have already initiated ourselves into something which is already happened. And that's quite contrary or quite in contrast to what happened in the IT domain. केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राजधानी में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों के साथ आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर पहली औपचारिक प्री बजट चर्चा की।
वित्त मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में इस चर्चा की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य बजट तैयारियों को और व्यापक बनाने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट जुटाना है। प्री बजट संवाद में सरकार ने विशेष रूप से व्यापार में आसानी बढ़ाने और टैक्स कटौती के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उद्योग भागीदारों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई इंडस्ट्री की तरलता समस्याओं सहित अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में सुझाव दिए हैं, जिन्हें सरकार ने सकारात्मक संकेतों के साथ सुना। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने आज गुजरात के गांधीनगर में 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव NMSAR बोर्ड की बैठक आयोजित की। बैठक में समुद्री जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खोज, बचाव, SAR अभियानों के समन्वय, अंतर एजेंसी सहयोग और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। वर्ष 2023-24 के SAR पुरस्कारों में मर्चेंट वेसल श्रेणी में पनामा ध्वज वाला जहाज MV ही युआन शुन 89, मछली पकड़ने वाली नाव श्रेणी में केदारनाथ भोले सरकारी SAR आईसीजी के राजवीर और तटीय इकाई श्रेणी में मुंबई पोर्ट अथॉरिटी व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को सम्मानित किया गया। आईसीजी ने अब तक 4203 SAR मिशन संचालित किए हैं, जिनमें 11,805 लोगों की जान बचाई गई है। भारत की तीनों सशस्त्र बलों सेना, नौसेना और वायुसेना ने 3 से 7 नवंबर 2025 के बीच राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर में आयोजित एक बड़े त्रिसेवा अभ्यास में भाग लिया। इस दौरान लगभग 30,000 से अधिक सैनिक, 40 से अधिक विमान, 20 से 25 सतही व उपसतही युद्धपोत और उभयचर प्लेटफॉर्म तैनात किए गए। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का परीक्षण करना और स्वदेशी हथियार प्रणालियों के माध्यम से युद्ध तैयारी को परखना था। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। SIR के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वकील ने बताया कि राज्य में SIR प्रक्रिया को लेकर शिकायतें आ रही हैं, इसलिए पार्टी को कोर्ट में आना पड़ा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार बनता है कि वो पश्चिम बंगाल के मामले को किस बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट करें। राजस्थान के फालोदी और तेलंगाना के बीजापुर हाईवे पर पिछले दिनों हुए सड़क हादसे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे हादसों की एक बड़ी वजह सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित ढाबों की मौजूदगी भी है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से इन दोनों हाईवे के बारे में रिपोर्ट तलब की है, जहां ये हादसे हुए थे। साथ ही इन दोनों संस्थाओं से ये भी बताने को कहा गया है कि इन दोनों हाईवे के आसपास कितने ढाबे अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। कोर्ट ने गृह मंत्रालय और दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में सरदार एट 150 एकता मार्च का उद्घाटन किया। एकता मार्च में हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और राष्ट्र नायक को याद किया। जो निर्देश आया है कि 150 जो जन्म वार्षिकी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, उनको लेके बहुत सारा प्रोग्राम अभी पूरा देश भर हो रहा है। त्रिपुरा में भी उस हिसाब से जैसे निर्देश आया है यूथ एंड स्पोर्ट्स के तरफ से आज जो पदयात्रा यहाँ पर हो रहा है, इसी को मैसेज देने के लिए आज हम लोग सब इकट्ठा हुए और लंबा पदयात्रा होगा। अब हापनिया तक चलेगा ये। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर कल मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 45,399 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान से पहले आज डिस्पैच सेंटरों में मतदान कर्मी ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामग्री लेने में जुट गए। आज शाम तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी और सुरक्षा बल पहुंच जाएंगे। सासाराम में मौजूद हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया।
पहले चरण के मतदान से उत्साहित, बिहार दूसरे चरण में भी उत्साह के साथ मतदान करने के लिए तैयार है। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदाता जो हैं उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। और लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की है, हर जिले में लगभग तैयारियां इसी तरह से फुल प्रूफ की गई हैं। इस समय मैं रोहतास जिले के सासाराम में हूं और यहां पर मैं एक डिस्पैच सेंटर पे हूं और आपको मैं दिखाना चाहता हूं यहां की तस्वीरें। ये दरअसल एक डिस्पैच सेंटर है जो चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर जिले में काम कर रहा है। पोलिंग में लगे हुए जो स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में टेबलवार संख्या में मतदान में जो योगदान देने वाले जो कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग के बाद यहाँ से वीवीपैट और ईवीएम दिया जाएगा और ये अपनी पोलिंग पार्टी के साथ रवाना होंगे अपने अपने निर्देशित बूथ पे। और निर्वाचन आयोग के साथ साथ जिले की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी तरह तैयार है कि कोई भी ऐसी चूक ना हो जाए जिससे मतदान में किसी तरह की बाधा हो। तो कल सुबह 7 बजे से बिहार मतदान करने जा रहा है और इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोहतास जिले के सासाराम से मेरे सहयोगी चंदन कुमार और कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होंगे। इन सीटों में जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारन, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा सीट शामिल हैं। इन उपचुनावों में अलग अलग दलों के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों में मतदान की पूरी तैयारी कर ली है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना के साथ ही की जाएगी, जिसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। जिंदगी